गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 13 मई है तो ईडीएनए सीरीज में हम लोग देखेंगे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर को और जनसत्ता के न्यूज़पेपर को, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट के साथ साथ निबंध के भी टॉपिक को शामिल करेंगे ताकि आप लोग आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकें। आज का टॉपिक क्या है, डिस्कशन पॉइंट क्या है, तो इसे देखते हैं। शुगर फ्री भ्रामक है दावा, तो इससे संबंधित कुछ बातें आई हैं, तथ्य आई है, तो उसे हम समझेंगे प्रीलिम्स और मेंस के स्तर पर। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर, HFSS। क्या है यह कॉन्सेप्ट, क्या है, इससे संबंधित क्या तथ्य आपके सामने हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या इस पर निर्देश दिए गए हैं, सभी तथ्यों की जाँच करेंगे। अमेरिका को खूब बड़ा निर्यात, चीन रहा सबसे बड़ा साझेदार। यह एक आयात और निर्यात के संदर्भ में भारत के लिए डाटा आया है, आंकड़े आए हैं, तो उसे हम लोग देखेंगे पीटी फैक्ट के नज़रिए से। आसियान से कारोबार समझौते में बदलाव का वार्ता की चौथी दौर चल रही है, तो यह क्या है, दौरा समझौता क्या है, इसके सभी एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। मलेशिया के कोटा किनाबालू पहुंचा नौसेना के युद्धपोतों INS दिल्ली और शक्ति। तो यह किस रूप से दक्षिणी चीन सागर में स्थिति को बदलाव करेगा, साथ ही साथ हमारे जो रिश्ते हैं इन देशों के साथ, आसियान देशों के साथ, तो कैसे बेहतर हो रहे हैं, उस सारे संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। मतदान बने मौलिक अधिकार, यह आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह काम देगा। तो इस टॉपिक को हम देखने का प्रयास करेंगे, जो बदलते भारत में नियमों और शर्तों के बदलाव किस तरीके से होने चाहिए, मतदान अब बने मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो टॉपिक एनालिसिस किया गया है उसे समझने का प्रयास करेंगे। आज का संपादकीय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको UPSC, BPSC, UPPCS, MPPCS सभी जगह पूछे जा चुके हैं। कचरा निपटान की बढ़ती चुनौतियाँ, हाल ही में NGT ने कई राज्यों पर ठोस प्रबंधन के लिए जुर्माना लगाया है, तो सभी तथ्यों की जांच करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के तहत। फिर आर्थिक सामाजिक अवसरों के द्वार खुल रहे हैं, द्वार के अवसर बन रहे हैं। यह आर्थिक सलाहकार, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवरा जी हैं, उनके द्वारा लिखा गया लेख है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। दोनों संपादकियों को हम देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस के फैक्ट के तहत। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप इस चीज़ को समझिए कि इसका वीडियो, जो एनालिसिस वीडियो होता है, वो YouTube पर बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट PDF प्राप्त करने के लिए, आपको की पॉइंट प्राप्त करने के लिए आप, और साथ ही साथ प्लस वीकली टेस्ट देने के लिए आप 599 हमें पेड कीजिए 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, और हमारे मेंटरशिप में आप चीज़ों को कनेक्ट कीजिए अपने UPSC, PCS, खासकर BPSC, UPSC जो अभ्यर्थी वो अपने सिलेबस के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलिए लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और युक्ति आयुष को सपोर्ट कीजिए। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इस बार कोड को स्कैन कर या लिंक दिए रहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, युक्ति आयुष टाइप कीजिएगा, हमें वहाँ पाइएगा, या बार कोड को स्कैन कीजिएगा तो भी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiayush.in और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम देखते हैं। देखिए, लेवल पर मत जाइएगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हो सकते हैं। देखिए क्या हुआ है कि हाल ही में दावा किया गया है, सभी प्रोडक्ट्स में शुगर फ्री होने का दावा करने वाले खाद्य पदार्थों में वसा की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। और आप लोगों को पता है फैटी एसिड के बारे में WHO ने निर्देश दे रखा है। FASSI जो है हमारा संस्थान है, जो नियामक लगाता है, उसने भी इस पर संबंधित आंकड़े दे रखे हैं। तो जब हम फलों के डिब्बाबंद जूस, फल का केवल 10% तत्व ही हो सकता है, ऐसी बातें उभर कर सामने आई। और शीर्ष संस्था जो है अनुसंधान निकाय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसके वर्तमान निदेशक कौन है। चलिए इस संदर्भ में देखिए, उपभोक्ताओं के सामग्री खरीदते वक्त जानकारियां को सही विकल्प के लिए लिखी जानकारी सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए, ऐसा बात कही जाए। हम और आप क्या करते हैं, कैजुअली केवल MRP देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं, पर उसके अंदर की चीज़ें नहीं देखते हैं कि उसका कंटेंट, उसके अंदर जो कंटेंट दिए जा रहे हैं वो क्या सही है, गलत है, क्या मानक के आधार पर है नहीं। यही गलतियां सभी उपभोक्ता करते हैं और इसी का लाभ सभी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात है कि
जो संस्था ने क्या कहा, हैदराबाद स्थित एक राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, उसने आहार संबंधी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण जो FSSAI है, कड़े नियमों लेकिन लेबल में लिखी सूचना भ्रामक हो सकती है। कड़े नियम तो देता है। जो मैंने हाल ही में जब मसाला के विवाद चला था तो मैंने उस पर इस संस्था के बारे में बताया था, इस संस्था के नियम कानून के बारे में बताया था, किस प्रकार नियम वो लागू करता है, सभी तथ्यों को बताया था। ये इसी लास्ट वीक का ही न्यूज़ है। पर ध्यान रखिएगा, अब किसी खाद्य उत्पाद में तभी प्राकृतिक कहा जा सकता है जब उसमें कोई रंग या स्वाद, फ्लेवर, कृत्रिम पदार्थ न मिलाया जाए। तो हम उसे, जैसे हम लोग ऑरेंज जूस पीते हैं या मैंगो जूस पीते हैं, इसी प्रकार से बहुत से जूस प्रोडक्ट है जो हम लोग पीते हैं, पर वो फ्लेवर का होता है, ना कि वो प्राकृतिक रूप से उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा, न्यूनतम प्रसंस्करण से गुजरा हो, यह सब प्राकृतिक शब्द का प्रयोग प्रायः किसी मिश्रण या दो से प्राकृतिक सामग्री पहचान के लिए किया। तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है, नोट्स निकालना है कि प्राकृतिक स्वाद क्या होता है, प्राकृतिक फ्लेवर, कृत्रिम फ्लेवर क्या होता है, क्योंकि देखिए मेंस में आप लोगों को यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, एक आता है कॉन्सेप्ट मेड विद होल ग्रेन के इस कहा जाता है इसमें। अब यह क्या है, इसे समझिएगा। इसके तहत शुगर फ्री खाद्य पदार्थों की में वसा, परिष्कृत अनाज जैसे सफ़ेद आटा, स्टार्च मिला हो सकता है। कि भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश जो संस्थान जारी कर रहा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान जारी किया है, फिर FSSAI के द्वारा किया जाता है। तो सभी तथ्यों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, जब ये सब बातें उभर कर आती हैं तो उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता क्या करे, तो उपभोक्ता को दो काम करने चाहिए। एक तो लेबल पर जो चीज़ें दी गई हैं उसको मानक को समझनी चाहिए। क्या सभी मानक पर आपको जागरूकता है, और यह जागरूकता क्यों नहीं है, इसके लिए मैंने आपको MDH के मसाले वाले में बताया था कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या करते हैं कि हम अनर्गल चीज़ें देखने के लिए उत्सुक होते हैं। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ आपको उसके आंकड़े होंगे। पर ध्यान रखिए, जब ये जागरूकता अभियान वाले, जैसे एक यूट्यूबर्स का मैंने उन्हें नाम लिया था, आप लोग को याद होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए उस यूट्यूबर का जो मैंने नाम लिया था, उसके वीडियो को जाके देखिए। वो क्या करते हैं, इसी प्रकार के वीडियो बनाते हैं जागरूकता वाले, पर उनके व्यू कितने होते हैं, 10 लाख 15 लाख व्यू होते हैं। तो आप इस सब चीज़ों को ध्यान, उपभोक्ता अपने स्तर पर भी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हम केवल MRP के रेट को ना देखें, हम उस सारे इंग्रेडिएंट को देखें जो उसमें डिब्बे में लिखा हुआ है। दूसरा कि जब आपको ऐसा लगे कि यह इसमें कुछ गलत जानकारी दे रहा है, तो आप संबद्ध संस्था को सूचित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। तो ये समस्या धीरे धीरे समाप्त होगी। ये कंपनियां इसी का लाभ है, क्योंकि उपभोक्ता ही जागरूक नहीं है। कैसे MDH के मसाले पर जब इशू आया तो तुरंत सारी संस्थान उसके लिए नियम कानून के संदर्भ में बातें करने लगा। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे जंक फूड, वसा, नमक, शर्करा, उच्च हाई इन फैट, साल्ट एंड शुगर खाद्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आप लोग जंक फूड खाते हैं ना, जितना भी जंक फूड खाते हैं जिसमें वसा की मात्रा अधिक हो, नमक की मात्रा हो, शर्करा आपको दी जाता है। देखिए आप चाउमीन खाते हैं, उसमें वाइट कलर का चीनी का टाइप का डाला, तो वो बहुत ही हाई शुगर लेवल का होता है और आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो फिर भी आप लोग, क्योंकि वो चटकदार लगता है, आपको स्वाद में बहुत मज़ेदार लगता है जीभ को, तो आप लोग दबा के खाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे डेली रूटीन में शामिल किए हुए हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वर्ष 2023 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR एक अध्ययन का वो देता है, उसके अनुमान के आधार पर भारत में जो संबंधी विकार, जो उपाचयी संबंधी विकार है, प्रचार बहुत अधिक हो चुका है, जिसमें 11% लोगों को मधुमेह अर्थात डायबिटीज़, 35% उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर और लगभग 40% पेट के मोटापे से पीड़ित है। कारण क्या है, हम केवल इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, HFSS हमारे दैनिक जीवन में
हमारे रोजाना के खाद्य सामग्रियों में ये शामिल हो चुका है। इसी का लाभ प्राइवेट कंपनियां उठाती है। अब इसके तहत देखिएगा एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसे जीआई कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के गुणांक के तौर पर देखा जाता है। ध्यान रहे, उसी के गुणांक कितनी मात्रा जीआई है किसी खाद्य पदार्थ में, कितनी कार्बोहाइड्रेट उस मात्रा में, कार्बोहाइड्रेटेड के मात्रा में इसे गुणांक के तौर पर मान लीजिए 1 जीआई है तो 1 गुना आपको कार्बोहाइड्रेट, 10 गुना है तो 10 गुना कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके से इसका गुणांक किया जाता है। अब ग्लाइसेमिक लोड इसका जीएल कहते हैं, उच्च स्तर पर देखा गया खाद्य पदार्थों में। अगर हम खाद्य पदार्थों में जीआई की बात करें, निम्न जीआई 55 से कम और मध्यम जीआई 55 से 69 और उच्च जीआई 70 से अधिक होता है। तो इस प्रोडक्ट में आपको इस लेवल से अधिक है, मध्यम से अधिक है, हाई लेवल का आपको 70 से 80% तक प्राप्त हो जाएगा। तो FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानकों के विज्ञापन और दावे के विनियमन जो 2018 है, तो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है किस विनियमन के आधार पर खाद्य पदार्थों में FSSAI नियमन करता है या उसके लिए निर्देश देता है। तो इसी एक्ट के तहत आपको देता है, विनियमन एक्ट जो है 2018 के तहत। अधिक किसी उत्पाद में कुल शर्करा 5 ग्राम प्रति 100 ग्राम के, अर्थात 100 ग्राम में 5 ग्राम से आप ज़्यादा शर्करा मिलाए हुए हैं ना, तो निम्न शर्करा युक्त होने का दावा कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO प्रति 25 ग्राम में 6 चम्मच शर्करा उपयोग की सीमा तय किया है, अर्थात 25 ग्राम में 6 चम्मच शर्करा, समझ सकते हैं, या 6 चम्मच शर्करा उपयोग की सीमा तय किया हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है कि जो मानक बनाए गए उससे कहीं अधिक मात्रा में फ्लेवर आपको दिया जाता है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में एक निर्णय दिया जिसमें बात कही गई कि संवैधानिक रूप से सुदृढ़ शुरुआत पेशकश करता है कि निर्णय न्यायालय में इस बात पर बल दिया कि कोई खाद्य पदार्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या हानिकारक है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के मूल अधिकारों से संभावित खतरा है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछता है जब ना न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट, न्यायिक सक्रियता का, तो आप इस निर्णय को ऐड कर सकते हैं। आपसे लगातार पॉलिटी में प्रश्न पूछा जाता है, पॉलिटी में अपडेट आंकड़े देने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जब न्यायिक सक्रियता की बात करें तो कब की बात करें, हम केवल केशवानंद भारतीवाद की ही बात करें। उसके बाद के जो घटना 2024 तक जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं उसको ऐड करने की आवश्यकता। तो इस प्रकार के अगर उदाहरण दीजिएगा तो आपका आंसर राइटिंग जो होगा ना अधिक होगा, अधिक नंबर प्राप्त होगा। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो यह गारंटीकृत जो जीवन है हमको जीने का मौलिक अधिकार के तौर पर 21 में मिलता है, खतरनाक और हानिक खाद्य पदार्थों से सुरक्षा देता है। तो इसमें एक फैटी एसिड भी आता है, वसा युक्त HFSS जो प्रोडक्ट है वो भी आएगा, इसमें शामिल होगा। क्लियर है? तो यहाँ से आगे हम बात करेंगे। देखिए, लोगों के स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक चिन्हित करते हुए भारत सरकार ने ईट ऑफ राइट, अभी मैंने जब कॉन्सेप्ट आपको मसाले वाले में बताया तो वहाँ पर ये सब योजना का नाम बताया था, याद है? फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अधिनियम लाया गया 2.0, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑवरिस स्कीम ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन की बात करता है, पोषण 2.0। तो अपनी पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य, भोजन, सक्रिय जीवन को बदलाव की प्राथमिकता देता है। तो सरकार इसके प्रति क्या कर रही है? तो आपसे प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आपको हर स्तर से उत्तर देने की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यह टॉपिक आपको पीटी फैक्ट में काम देगा या मेंस लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, डाटा का इंटरप्रिटेशन करना, डाटा इनपुट करना हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पिछले 5 वर्षों में दौरान भारत अमेरिका का निर्यात कितना बढ़ा, अर्थात हमने भारत से निर्यात वस्तुओं को अमेरिका कितना प्रतिशत भेजा, 48% अधिक भेजा, और चीन से आयात हम लोग 44% ज़्यादा बढ़ोतरी, अर्थात हमने चीन से प्रोडक्ट मंगाया अपने देशों में 44% अधिक पिछले 5 वर्षों में। तो ध्यान रखिएगा, इस डाटा को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे 23-24 की बात हो रही है तो यहाँ पर अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार कितना अरब डॉलर रहा, 118.3 अरब डॉलर। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका का व्यापार की बात करें, द्विपक्षीय यूएस की बात करें, द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो कितना रहा, 118.3 अरब डॉलर रहा द्विपक्षीय व्यापार। इस आंकड़े को रखिएगा। अब इसके साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार नहीं है,
बीते वर्ष चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदारी। तो अपडेट डाटा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा साझेदार कौन है? तो चीन है। ठीक है ना, तो आपको यह अपडेट कर लेना है। अब है कि दोनों देशों के बीच इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 118 पॉइंट कितना रहा? 41 अरब डॉलर है। यह बीते वैश्विक कारोबार के शोध वाली एजेंसी GTIRI ने नई रिपोर्ट में कहा है। तो यह संस्था क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में सर्च कर लीजिएगा गूगल पर और मुझे बताइएगा। अब अमेरिका को भारत होने वाला निर्यात कितना है? आपको 47.9% बढ़कर कितना प्रतिशत तक आ गया? 77.52 अरब डॉलर तक। इसी प्रकार के डाटे दिए गए हैं, डाटा को यहाँ से इनपुट कर लेना है, लिख लेना है। अब डाटा को ही मैं क्यों बताऊँ बार बार, आप चीज़ों को समझिएगा। इसके अतिरिक्त में कुछ और भी कॉन्सेप्ट आए हैं, उसको मैं बताऊँगा। जैसे अमेरिका से हमने किस वस्तुओं को निर्यात किया है, अर्थात अपने यहाँ से भेजा है। इसमें लो अयस्क, कपास, हैंडलूम उत्पाद अर्थात जो हाथ से बने होते हैं हैंडलूम उत्पाद, मसाले, फल और सब्जी या प्लास्टिक उत्पाद शामिल है। भारत में मौजूदा आयात निर्यात परिदृश्य को देखकर रोचक तथ्य सामने आते हैं। ये सब आंकड़े को क्या करना है? इनपुट करके एक डाटा बना लेना है। डेट लिख लेना है, डाटा बना लेना है। भारत अमेरिका के साथ, भारत चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार कौन कौन से वस्तुओं का बढ़ा हुआ, कौन कौन से वस्तुओं को हमने निर्यात आयात किया है, सारे आंकड़े को यहाँ से लिख लीजिएगा, समय दीजिएगा इस पर। और इसका क्या करना है? PDF बना लीजिएगा और मुझे कम्युनिकेशन ग्रुप युक्ति IAS के कम्युनिकेशन ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं वहाँ से डाटा को देख लूँ और एक बार रेक्टिफाई कर दूँ, ओके कह के कर दूँगा, ताकि आप अपने अगले टॉपिक पर इसको ऐड कर सके। देखिए एक और टॉपिक आया आसियान। तो सबसे पहले मुझे बताइए, भारत FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए बहुत से देशों के साथ। भारत आयात और निर्यात को आसान बनाने के लिए समझौते किए हैं, कुछ समझौते जिसका नाम एक आता है देखिएगा, एक समझौते का नाम यहाँ पर होगा उत्पाद कारोबार समझौता, जिसे हम लोग AITIGA कहते। इसी प्रकार से बहुत देशों के साथ आयात निर्यात समझौते किए हुए भारत, ताकि हम FTA नहीं किए हैं उन देशों के साथ, पर उसी के समतुल्य समझौते कर रखे हैं, जिसमें हम लोग आयात निर्यात को कंट्रोल करते हैं, निम्न स्तर पर करते हैं, शुल्क लगाते हैं। कहने का अर्थ है ये। तो उसका नाम बताना। जब मैंने FTA टॉपिक कवर किया था, जिसमें हम इंग्लैंड का FTA कर रहे थे, इंग्लैंड से, फिर उसके बाद आपको जर्मनी से, तो मैं फिर ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से मैं जब टॉपिक कवर कर रहा था, इसमें FTA भारत के संदर्भ में किस किस देश के द्वारा किया गया है, फिर समतुल्य समझौते किस किस देश के साथ किया है, जिसमें आपको प्रश्न पूछा था BPSC में ऑस्ट्रेलिया से, याद है BPSC PT में प्रीलिम्स से प्रश्न पूछा है। तो आपको बताना है इसके संदर्भ में टॉपिक में आंसर। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो भारत क्या कर रहा है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के साथ भारत के बीच उत्पादों और कारोबार समझौते पर गठित संयुक्त समिति की चौथी बैठक पिछले हफ्ते मलेशिया में संपन्न हुई। तो आपसे प्रश्न यहाँ PT में पूछा जा सकता है, इस समझौते के तहत चौथी बैठक कहाँ हुई? तो मलेशिया में हुई। अब ध्यान रखिएगा, आसियान सभी 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो भारत किस लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसकी समझ में आ सकता है कि आसियान के 10 देश इस समझौते के दौरे में बात कर रहे हैं, ताकि भारत के साथ और भी बेहतर हमारे संबंध, द्विपक्षीय व्यापार बढ़े। इसको लेकर ध्यान रखिएगा। चलिए आसियान में कितने देश हैं यह मुझे बताइएगा। कुल देश कितने हैं, इसका गठन कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, हाल ही में आसियान के वर्तमान बैठक कहाँ हुई थी और अगली बैठक कहाँ होगी, ये सब फैक्ट आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले भी कवर की जा चुकी है। अब याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हम आसियान के साथ निर्यात, ध्यान रखें आंकड़ों पर आए तो आसियान से होने वाले निर्यात में सिर्फ 9.96% की वृद्धि हुई है। यह पिछले वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 41.21 अरब डॉलर का हो गया है। ये आंकड़े दिए गए हैं। आसियान क्षेत्र में भारत में होने वाला निर्यात कितना है, प्रतिशत की वृद्धि हुई, 34.30% की वृद्धि हुई। अब यह व्यापार कितना हो गया है, लगभग $80 के आसपास हो गया, 80 अरब डॉलर का हो गया। अब दोनों देशों के उत्पाद ज़्यादा प्रोत्साहित हो रहे, प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, एक मैप याद रखनी है आप है। देखिए आसियान में ध्यान रखना है,
आसियान कंट्री यही है, आसियान कंट्री यही है। तो मुझे कुछ आपको बताना, मलक्का जल संधि किन राष्ट्रों के बीच है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा। साउथ ईस्ट सी जो है, साउथ चाइना सी, हम जिसे दक्षिणी चीन सागर कहते हैं, उन किन किन देशों के साथ विवाद है। मैंने इस पर हाल ही में आप लोगों को न्यूज एनालिसिस कराया है, किन किन देशों के साथ विवाद है। इतना क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों से कमेंट सेक्शन में, अगर उसी को लगातार देने लगे ना तो आपका प्रीलिम्स के 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही टैली कर जाएंगे, और ये सब प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेशिया के कोटा जो किनाबालू पहुंचा नौसेना का युद्ध पोस्ट INS दिल्ली अशक्ति, इसका PT फैक्ट आप लोग को कवर करना है। अब देखिएगा, प्रोजेक्ट 15 के तहत डिजाइन जो INS दिल्ली पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित है। प्रोजेक्ट 15 तो वर्ग, मैंने आप लोग को प्रोजेक्ट 15 बता रखा है, याद है। पटना कॉन्सेप्ट भी बताया था, याद है पटना कॉन्सेप्ट। सभी पर टॉपिक पर मैं कवर कर चुका। प्रोजेक्ट पटना 15 के तहत कितने हमारे INS वर्ग के युद्धपोत बनेंगे, आपको ये सब की जानकारी दी जा चुकी है। तो इसी तरह ध्यान रखना, मिसाइल विध्वंसक INS शक्ति बड़े सहायक है, जो क्या करेगा मलेशिया में जाकर। अगर पिछली मैप की बात करूं तो इस मलेशिया, यहाँ देख रहे हैं, मलेशिया में जाके यहाँ करेगा, क्या करेगा, निगरानी करेगा। इसके ईस्ट मलेशिया के समुद्री सीमा में निगरानी करेगा, वहाँ प्रशिक्षण देगा, ये सब चीज़ें होंगी इसके साथ। अब ये PT फैक्ट आपको निकालना है यहाँ से। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना जहाज तैनाती, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर नीति। अब मैंने लास्ट क्लास में, याद है आप लोगों को, मैंने बताया था भारत के एक मैप दिया था जिसमें हम लोग, यह अफ्रीकी कंट्री का मैप है, फिर यहाँ पर आपको आसियान है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो सागर नीति के बारे में बताया था, जो हिंद महासागर में भारत का विस्तार नीति है। एक्ट इस पॉलिसी के प्रो नीति को मैंने बताया था, कैसे भारत संबंध स्थापित करना है। तो नए नए अपडेट आप लोग को ऐड करना है। जब मेंस का कॉपी आए ना लिखने के लिए, केवल पुरानी बातों को नहीं लिखना है कि 2000 एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब आई थी उस समय हमने ये तय किया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने वर्तमान में क्या बदलाव ला रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, तो मलेशिया को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, मलेशिया के नौसेना और जो मलेशियन नौसेना और भारतीय जो सेना है उसके संबंध में विस्तार हो रहा है। हम एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, रणनीति साझा कर रहे हैं, निगरानी तंत्र को विकसित कर रहे हैं, विशेषज्ञ टीम का आदान प्रदान कर रहे हैं, कई कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें हम लोग साझेदारी, समूह साझेदारी की बात करते हैं। तो जो अभ्यास पासेक्स है उसके प्रतिभागी दोनों देश बन रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं आपको यह चीज़ें बहुत जस्टिफिकेशन देगा आपके उत्तर लेखन में। ऐसा नहीं कि पुराने आंकड़े को ही लेके चलते चलिएगा। यह इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। आपको यह यूपीएससी के GS पेपर 2 में पूछेगा, जहाँ पर आपको पॉलिटी का सेक्शन है, और साथ ही साथ सरकार की नीतियों से भी प्रश्न पूछ सकता है। अगर हम BPSC की बात करें तो BPSC में ध्यान रखें GS पेपर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन से पूछ सकता है। UP PCS वाले अभ्यर्थी UPSC के सिलेबस या अपने सिलेबस से टैली कर लीजिए बात को। कुछ बच्चों का क्यूरी था यह कि एक बच्ची है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिनका क्यूरी था कि सर फ़ॉन्ट नज़र नहीं आता है। फ़ॉन्ट के लिए 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो आपको सेटिंग में जाकर, अपने YouTube के सेटिंग में जाकर इसका क्वालिटी है ना, क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको 420 का होगा, आपको 180 होगा, 420 होगा, 720 होगा, 1080 होगा। अगर हाई क्वालिटी पर अगर नोट्स लिखना है तो हाई क्वालिटी पर जाके कर लीजिएगा। दूसरा तरीका है, आप युक्ति IAS का ऐप डाउनलोड किए हैं, वहाँ पर भी आप मैसेज करते हैं। आप केवल हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का PDF प्राप्त करने के लिए बाय कर सकते हैं पैकेज को। और आंसर राइटिंग आप कीजिए, जो भी आप करते हैं कमेंट ना, आपको बहुत दिन से फॉलो किया जा रहा है कि आप है ना केवल वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से, उसका नोट्स खुए के स्तर पर तैयार करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करिएगा। आंसर राइटिंग शिखा जी का देखिए, आप लोग लगातार वो प्रयास कर रही है, और यही प्रयास ज़्यादा रहा तो और भी बेहतर उनका रिजल्ट आएगा। तो लगातार प्रयास आप लोग कीजिए, ठीक है। चलिए, एक साहू जी भी आपको आई है, छत्तीसगढ़ से नई बच्ची आई हैं, जुड़ी है। तो देखिए, प्रयास जब तक नहीं कीजिएगा तो कैसे आप सिलेक्शन लीजिए। अरविंद जी को देखिए, उनका कॉपी कितना बेहतर होता है। मैंने कल ही रात को उनका रिव्यू करके कॉपी शेयर किया हूँ,
हालांकि उनका डाटा अपडेट कम है, पर फिर भी शुरुआत प्रयास तो कर रहे हैं ना। तो आप लोग को जब तक प्रयास नहीं कीजिएगा आंसर राइटिंग का, कोई लाभ नहीं मिले, कितना भी आप नोट्स बना के क्यों नहीं रख लें। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए, मतदान बने मौलिक अधिकार, यह टॉपिक है। तो चुनाव आयोग एक अनुमान बताता है कि पिछली लोकसभा में 30 करोड़ ऐसे लोग मतदान नहीं कर पाए जो रोजी रोटी के लिए लोकसभा क्षेत्र से बाहर थे। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। किसी किसी देश का जनसंख्या कुल मतदाता संख्या नहीं, उससे कहीं अधिक है। अमेरिका और यूरोपीय कंट्री की बात करें तो हम भारत कम मतदान के पीछे एक बड़ी वजह माना जाता है भारत में प्रवासियों की संख्या। सबसे बड़ा समस्या यह है कि भारतीय दो प्रकार के प्रवासी, एक भारत से बाहर रह रहे, एक राज्यों के बाहर रह रहे, अर्थात बिहार के लोग कहीं और दूसरे जगह है, चाइना आपको दक्षिण भारत के कुछ काम की वजह से बाहर है। तो इस प्रकार कुछ स्टूडेंट बाहर है, कुछ कामगार है, पेशेवर लोग बाहर है अपने राज्यों से, तो वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर नहीं दे पाते। यह आंकड़े जो दिए गए हैं 30 करोड़ की ना, वो अमेरिका की कुल आबादी से अधिक है। अब समझ सकते हैं भारत में प्रवासियों की संख्या अमेरिका की कुल आबादी से अधिक है, अर्थात भारत के बाहर रहने वाले, राज्यों के बाहर रहने वाले, अब दोनों तरीके से। तो यह कहीं ना कहीं मतदान करना चुनौतीपूर्ण बना देता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 में सेक्शन 19 के तहत मतदाता जिस क्षेत्र के निवासी है वहाँ उसका नामांकन जरूरी है। अब यह इंपॉर्टेंट है, तो आपसे प्रश्न पीटी में पूछ सकता है, एक मतदाता किस एक्ट के तहत उसे अधिकार प्राप्त है अपना नामांकन क्षेत्र में। तो उससे जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 है उसके सेक्शन 19 के तहत। अब इसे ध्यान रखना है। रोजगार के लिए पलायन करने वाले प्रवासी मतदाताओं के बारे में तो ध्यान, यहाँ आंकड़े कुछ दिए गए, आंकड़ों को एक बार इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं। जैसे 45 करोड़ प्रवासी 2011 जनगणना के अनुसार है जो प्रवासी के तौर पर रहते हैं, वो आंतरिक या बाह्य प्रवासी के तौर पर। अब 78% तक औसत मतदान होता। विश्व के लोकतांत्रिक देशों में 20वीं सदी में 8वां दशक तक यह चीज़ें आंकड़े आते। 66% मतदान हुआ था 2022 में। अमेरिका में हुए चुनावों में, ब्रिटेन में 2019 में 67% हुआ मतदान। तो यह आंकड़े आपको दे रहे हैं एक दूसरे के साथ तुलना करने के लिए। अब कुछ चीज़ों को यहाँ ध्यान रखिएगा। शहरी प्रवासी वोट देने के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, तो 91% जो प्रवासी है जहाँ रहते हैं वहाँ वोट देने के लिए पंजीकृत नहीं है। यह कितना बड़ा आंकड़ा है सोच के देखिए। जहाँ 30 से 45 करोड़ की बात हो रही है, आंकड़े और बदल रहे हैं। जब हम गणना करेंगे इसके बारे में, इसके आंकड़े संग्रह करेंगे तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। तो अनुमान के तौर पर 91% शहरी जो प्रवासी होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर अपना जीवन यापन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, पेशेवर तौर पर नौकरी कर रहे हैं या छात्र हैं, कॉलेज में जाकर अपने यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए कोई इंजीनियर का बच्चा दूसरे जगह जाकर पढ़ रहा राज्यों में, तो वो कहीं वोट नहीं दे पाते, या कुछ और भी ऐसे हैं वोट जानबूझ के भी नहीं दे पाते। तो यहाँ पर 75% वाली वोट देना चाहते हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद किए गए अध्ययनों से यह बात कही गई। अध्ययन 11,000 शहरी प्रवासियों से किया गया, उसके 1100 शहरी प्रवासियों से किया गया। उसी आंकड़े पर बात की गई 73% प्रवासी नहीं जानते कि मतदाता तौर पर कैसे कराए पंजीकरण। खुद मैं इस स्तर पर फंसा हुआ। मेरा जो पंजीकरण था कहीं और था, झारखंड के किसी एक ब्लॉक में था। मैं वहाँ, मेरे फादर सर्विस करते थे, मेरा पंजीकरण वही। पर रिटायरमेंट के बाद मैंने जिला में आकर मेरा घर बना, तो मुझे वहाँ पंजीकरण कराना था। तो ध्यान रखिएगा, पंजीकरण का इतना व्यापक नियम है। तो उसके वजह से मैंने 3 बार जाके इसके लिए प्रयास भी किया, नहीं हुआ तो मैं छोड़ दिया इस बार का लोकसभा चुनाव देना। सोच के देखिएगा, यह मेरे स्तर पर जब हो सकता है तो जो आम जनता है, जो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, या जिस प्रकार से यह जागरूक नहीं है, उनके साथ क्या समस्या होगी। तो यह सबसे बड़ा समस्या है कि इसका समाधान ढूंढने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर जा रहा है, अगर मान लीजिए बिहार रह रहा है, झारखंड रह रहा है, यूपी रह रहा है और दूसरे राज्य में जा रहा है, दूसरे शहरी क्षेत्रों में, तो उसे निर्वाचन वोट देने का अधिकार तो होना चाहिए ना, कम से कम देने के लिए। ये सब व्यवस्था हम अल्टरनेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा। हालांकि पंजीकरण स्तर वही रखिए, उसी क्षेत्र का रखिए, पर उसके लिए व्यवस्था अल्टरनेट किया जा सकता है जो सुधार का एक विकल्प देता है। इसी प्रकार से आंकड़े दिए गए, आंकड़ों का प्रयोग कीजिएगा आप लोग। मतदान के लिए नया पंजीकृत कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी का अभाव है, जो मैं भी आप लोग को बताया। इसी का आंकड़े 40% ऐसे
जो स्थितियां देखने को ज़्यादा से शहरी परिवार से 73% नहीं जानते हैं जिस शहर में वो हैं कैसे अपना मतदाता के तौर पर पंजीकृत करा सकते हैं। ये सब आंकड़े आपको दिए गए, तो आंकड़ों को थोड़ा सा देख लेना, उसके आगे की बात हम लोग करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से प्रश्न मेंस में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स के स्तर पर कुछ आंकड़े आएंगे, पर मेंस में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या बदलते भारत में चुनाव संबंधी नियमों का परिवर्तन होना जरूरी है? चुनाव से संबंधित जैसे मतदाता सूची में फिर उम्मीदवारी के तौर पर नियम कानून बदलने चाहिए ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, वर्तमान में लोकसभा चुनाव में करोड़ों प्रवासी श्रमिक शायद वोट न डाल पाए। रीजन को आंकड़े 30 से 45 करोड़ आंकड़े बताए जा रहे हैं। काम की तलाश में ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में गए। यह आंतरिक तौर पर भी हो सकता है, यह बाहरी तौर पर भी हो सकता है। भारत के अंदर के राज्यों में भी हो सकता है और भारत के बाहर राज्यों देशों में जाकर प्रवासी के तौर पर रह रहे। अब अमेरिका सभी यूरोपीय देशों की मतदान करने के लिए पात्र आबादी से कहीं अधिक है। ये आंकड़ा सोच लीजिए, पूरा यूरोप की हम बात कर ले, यूरोपीय देश जितने पात्रता वहाँ है मतदान करने के लिए, और अमेरिका को जोड़ दिए, सोच के देखिए हम पूरा यूरोप और अमेरिका के ऐसी जनसंख्या के बराबर जो मतदान नहीं कर रहे हैं। तो लोकतंत्र कैसे जीवंत होगा, इसे समझिए। एक समस्या के तौर पर इसे रख सकते हैं आप लोग। ज़्यादातर वयस्क हैं और पुरुष भी हैं। महिला तो कम है पर पुरुष ज़्यादा, क्योंकि बाहर कमाने के लिए अधिक तौर पर पुरुष ही जा रहे हैं ग्रामीण इलाकों से। अब प्रवासी समय इसलिए वोट नहीं डाल पाए क्योंकि उनके लिए वापस अपने गांव जाकर वोट देने की लागत बहुत अधिक है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में काम कर रहा है, यहाँ आना है उसको, बिहार में यूपी में आना है, तो उसको तो पहले 2000 रुपया आने का और 2000 रुपया जाने का खर्च होगा। उसके बाद घर के लिए अपना सामान गिफ्ट लेकर जाएगा। कुल मिलाकर 10,000 रुपये उसके खर्च होता है वोट डालने के लिए। तो इस प्रकार से वो क्या करेगा, चलो हम क्या वोट डालने जाए, तो वैकल्पिक हमें व्यवस्था देनी हो जाएगी ना। तो क्योंकि उसे शून्य खर्च के आधार पर वो वोट दे सके। क्यों मतदाता आपके लिए वोट दे? अब मान लीजिए मतदाता का यह गाड़ी कमाई है ना, वो डेली खटता है तो वो कमा रहा है। अब वो गाड़ी कमाई का 10,000 खर्च क्यों करे वोट देने के लिए? मैं भी इसके लिए हकदार नहीं, मैं इसके फेवर में बोलूँगा, इसके विरुद्ध बात नहीं करूँगा। क्यों देगा आपको? आपने व्यवस्था, आपको चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ानी है तो आप अपनी व्यवस्थाओं को चेंज कीजिए, न कि नागरिक को परेशान कीजिए या इस तरीके से नियम कानून बनाकर कि आपको वोट देना है, नहीं तो हम आपसे क्या करेंगे, पनिशमेंट लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जहां व्यक्ति है, जिस कोने में देश का व्यक्ति वहां पर है किसी दूसरे राज्य से, उस कोने में व्यवस्था कीजिए उसको अपने राज्य का वोट देने के लिए। अब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, आप उस क्षेत्र में आप करवा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब इसी के दूसरे देश का मतदान की बात करेंगे। पात्र आबादी कहीं अधिक लोग वोट नहीं डाल पाते, ये सब आंकड़े आ रहे हैं। अब कुल मिलाकर जैसे हम बात करते हैं असम की, बंगाल की, उड़ीसा, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ग्रामीण इलाकों श्रमिक, बेंगलुरु के आबादी वाले हिस्सेदारी 40% से अधिक है। अगर बेंगलुरु की बात करें, ये सब राज्यों के लोग 40% अधिक है बेंगलुरु में कहीं, जहाँ झुग्गी झोपड़ियों बस्तियों में रहते हैं। दूसरी तरफ मेट्रो शहरों जैसे नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दक्षिण के गैर मेट्रो शहरों में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक काम करते हैं। अब सीधा सा अर्थ है, इसके अलावा जो प्रवासी श्रमिक के अलावा कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ भी हैं, जो पढ़ाई के अलावा अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों या राज्यों में रहते हैं। पेशेवर लोग भी जो नौकरी पेशा करते हैं, वो निजी हो सार्वजनिक दोनों तरीके के हो सकते हैं, निजी और सार्वजनिक दोनों पेशेवर लोग हो सकते हैं। प्रवासी के तौर पर काम करते हैं, उनको छुट्टी नहीं दिया जाता। ये सब है। आप सैद्धांतिक तौर पर देखिएगा, यह जगह मतदाता पर पंजीकृत नहीं हो पाते। इतना ही नहीं, उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं है। ये सब कुल मिलाकर वोट नहीं डाल पाते हैं और समय और संसाधन दोनों खर्च होता है। इससे क्या होता है, जीवंत लोकतंत्र का अभाव हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे रखा है कि मतदान के तौर पर पंजीकरण कराए बिना आप चुनाव में नहीं पढ़ सकते हैं। आपको क्या होना, पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराना होगा कहाँ, क्षेत्र जहाँ आपका घर कहाँ है, जहाँ आपका निर्वाचन क्षेत्र घर जहाँ का आप रेसिडेंस दीजिएगा वहीं का होगा ना आपको परमानेंट रेसिडेंस। तो आप ध्यान रखें, अगर आप जेल में हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं, पर यह दोहरा नीति है कि जब आप जेल में कोई व्यक्ति है तो चुनाव लड़ सकता है, वो प्रत्याशी बन सकता है, पर वोट नहीं डाल सकता। इसका मतलब सीधा सा अर्थ समझिएगा कि हम दोषी करार दिए जाने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। जब हत्या जैसे गंभीर आरोपों में सामना जो कर रहे हैं
वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दोषी करार किए जाने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो यहाँ सवाल सीधा सा उठेगा कि क्या हम लड़ने के अधिकार को वोट देने के अधिकार से अधिक महत्व दे रहे हैं? अगर मान लीजिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था फर्स्ट एंड पास्ट पोस्ट सिस्टम, उसमें 50% का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें अधिकतम प्रतिशत लाने का कॉन्सेप्ट है ना। जो कुल मान लीजिए 10% वोट ही मिला, इसमें जितने उम्मीदवार हैं सबसे अधिक वोट किसको प्रतिशत मिला वही विजयी होगा। यही नुकसान होता है। नहीं तो वोट देने का अधिकार अगर मौलिक अधिकार में आ जाए और प्लस इसको अनिवार्य कर दिया जाए ये कॉन्सेप्ट को कि नहीं 50% कम से कम आपको प्राप्त करने होंगे, तभी जाके ये व्यवस्था सही हो पाएगी। नहीं तो समस्याएं बेहतर ना होकर और भी उलझ जाएगी। अब सीधा सा सवाल है, जेल में जो व्यक्ति वो चुनाव लड़ सकता है, पर जो जेल के बाहर है वो वोट नहीं दे सकता, केवल इसलिए कि वो पंजीकरण का कॉन्सेप्ट या पंजीकरण के नियम को पालन नहीं किए हुए। हम वो अल्टरनेट व्यवस्था जरूर कर सकते हैं जिसके आधार पर यह व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सकता है। अब रिमोट वोटिंग की बात हो रही है, हाल के दिनों में चुनाव आयोग ऐसा भी बात करता है। तो 2003 में एक निर्णय आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मतदान को संवैधानिक अधिकार घोषित किया था, याद है? तो यहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए आप लोग। प्रश्न यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही पूछा। अब तत्कालिक तौर पर तकनीकी तौर पर हम क्या करते, वैधानिक अधिकार है, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर चीज़ें समझिएगा, मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है पर वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस संविधान के किस एक्ट के तहत आपको मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। चलिएगा, ठीक है ना। अब विधिक अधिकार तो है ही 50 के एक्ट के तहत, 51 के एक्ट के तहत, और भी बहुत से प्रावधान दिए गए। अब हमारे देश में विचित्र स्थिति बनती है, क्या संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि उनको किसी मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह विचित्र स्थिति आता है। मतदान न सिर्फ एक अधिकार है बल्कि एक अनिवार्य कर्तव्य है। देखिए, मैंने कुछ दिन के वीडियो के पहले में बात किया, जैसे ही हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं ना, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो उसके साथ मौलिक कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है, अब ध्यान रखिएगा, हमारे लोकतंत्र का यही सबसे बड़ा डिमेरिट है कि हम किसी देश से हमारे नीति निर्माताओं से, या दोष कहिए या उनकी अज्ञानता का अभाव कहिए, कि हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत से प्रावधान को दूसरे देशों से लिया है। ठीक है ना, यह गलत भी नहीं है, प्रावधान को लेना चाहिए, क्योंकि जो पहले बना है उसी का हम फॉलो करेंगे ना, उसके बाद के लोगों का फॉलो तो नहीं करेंगे। जैसे अभी नेपाल अभी नया संविधान बनाया तो भारत का फॉलो किया, अब भारत का संविधान बना तो भारत से पहले जिनके संविधान बना रखे थे उनका फॉलो किया। तो ये गलत नहीं है, फॉलो करना गलत नहीं है, पर गलत क्या है, प्रावधानों के अनुसरण की स्थिति, कि हम उसको अपने संविधान में कैसे अनुसरण कराएंगे। अब देखिए, हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया, यूएसएसआर से, अर्थात वर्तमान रूस से लिया। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य तो ले लिया, पर रूस में क्या है कॉन्सेप्ट, मौलिक अधिकार के साथ साथ हम जब भी मौलिक अधिकार की बात करेंगे ना तो मौलिक कर्तव्य आपके साथ चलेगा, उसके साथ मौलिक कर्तव्य चलेगा। ऐसा नहीं कि आप मौलिक कर्तव्य छोड़ देंगे। जब आप मौलिक अधिकार की बात करते हैं, आपके मौलिक अधिकार सर्वांगीण है सबसे पहले, पर उसके साथ आपके मौलिक कर्तव्य भी जुड़ेंगे। जब आप एक अधिकार की मांग कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता उस अधिकार की मांग से दूसरे के अधिकार का हनन ना हो, यही कॉन्सेप्ट है ना। पर भारत ने मौलिक कर्तव्य को तो ले लिया, पर इस कॉन्सेप्ट को अपनाया ही नहीं, मौलिक अधिकार के साथ वो चलेगा। भारत ने मौलिक अधिकार को तो ले लिया, पर इस कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया कि मौलिक कर्तव्य उसके साथ चलेगा। तो यह ध्यान रखिएगा, जब ऐसे बात होती है ना, कॉन्सेप्ट यहीं से एक दूसरे के साथ क्या नहीं कर पाते, जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता, एक दूसरे के साथ क्या नहीं कर पाता, अंतर संबंध नहीं कर पाता, और एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होता है। और यही थोड़ा सा कच्चा संविधान इसको बोला जाता है। कच्चा संविधान इसको बोला जाता है कि कच्चा कैसे है, हम अनुसरणकर्ता के तौर पर केवल क्या कर रहे हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं जो पर मूल भावना को समझने से दूर जा रहे हैं। ठीक है ना, नहीं तो आपको ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। हमें मौलिक अधिकार की बात की थी, बस एक लाइन लिख देना था, तो राज्य की जनसंख्या से यह आग्रह किया जा सकता है कि वो मौलिक कर्तव्य को साथ में समझे।
तो आपको मौलिक कर्तव्य आपको संशोधन करके लाना ही नहीं होता। तो इस चीज़ को समझिएगा आप। यूरोपीय संघ के अनुच्छेद, उनका जो यूरोपीय संघ का जो संविधान, उनके अनुच्छेद 39 में बहुत से देशों में मतदान न सिर्फ एक अधिकार है बल्कि एक अनिवार्य कर्तव्य भी बताया गया है। तो देखिए कितना बेहतर कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको कर्तव्य के तौर पर देखते हैं तो कर्तव्य क्या बताता है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, कर्तव्य क्या बताता है, नैतिक दायित्व को बताता है, नैतिक दायित्व को बताता, उत्तरदायित्व को बताता और सामूहिक कर्तव्य को भी बताता है कि आपका सामूहिक कर्तव्य बाद में क्या बनेगा। तो कर्तव्य एक छोटी मोटी धारणा नहीं, यह होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को लेकर आता है जिसमें व्यक्ति सशक्त होता है, समाज सशक्त होता है, राज्य सशक्त होता है और राष्ट्र सशक्त होता है। तो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए कर्तव्य का होना बहुत ज़रूरी है और कर्तव्य में नैतिक आधार होना जरूरी है। तो इस संदर्भ को समझने की आवश्यकता है कि ज़्यादातर देश भारत की तरह संवैधानिक अधिकार को ही फॉलो करते हैं, लेकिन आपको यह जरूर अब बदलते दौर के साथ आपको यह चीज़ें करनी होंगी। अगर हम बात करें मौलिक मतदान की बात करें तो ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार बनाने में संविधान अनुच्छेद 15 की बात होती है। अगर कोई व्यक्ति आजीविका के लिए पलायन मजबूर है तो वोट देने का अधिकार छोड़ देते हैं। एडीआर, सुप्रीम कोर्ट में एक एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकार 19 पर आधारित है संवैधानिक अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के तौर पर इसे देखना जाना चाहिए। तो यह वोट नहीं दे पा रहा है तो सीधा सा अर्थ है चुनाव आयोग को एक पार्टी बनाया जा सकता है, आपको प्रावधान कराने होंगे, नहीं तो आपको मौलिक अधिकार 19 के तहत और 15 के तहत क्या होगा, आप एक पार्टी के तौर पर कोर्ट में आ सकते हैं। क्यों नहीं मुझे दे रहे हैं, पर वो जागरूकता का अभाव है ना। अब 30 से 40 करोड़ केवल अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हम क्यों वोट देंगे, क्योंकि हमें जीवंत लोकतंत्र को जीने का आदत नहीं है। अब है कि मतदाता वोट देने से अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करता है, ये सब बातें उभर कर सामने आती है, ये सब तथ्य सामने आते हैं। अब हम जब बात करते हैं उत्तर दक्षिण की बात करते हैं, 1 सेकेंड, जब हम उत्तर दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, दक्षिण भारत उत्तर भारत में आते हैं तो नई भाषाओं से जुड़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। सरल बनाए जाने की जरूरत है। रिमोट वोटिंग तकनीक का सवाल है तो पोस्टल बैलेट की अनुमति विशेष क्लास के लिए है। इसके अलावा चुनाव आयोग को देखिए एक नया कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिकली जो पोस्ट बैलेट सिस्टम है जिसमें हम लोग ETPBS कहते हैं, तैयार किया है, मौजूदा पोस्टल बैलेट सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। तो ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग भी चुपचाप बैठे हुए हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए, नए नए संशोधन हो रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि 2000 के बाद चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन कौन से सुधार किए हैं, इस पर मैंने आप लोग को आर्टिकल भी दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों का हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम और भी बेहतर आपको आंकड़े प्रस्तुत किया जा सकता है, आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हम पोस्टल बैलेट पोस्ट की बात करें, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की बात करें तो इस समय संशोधन कर सकते हैं। बढ़ते पलायन और डिजिटल क्रांति का दोनों के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। अधिकार संवैधानिक दे सकते हैं। राजनीतिक दल भी प्रवासियों की समस्या गौर करते हुए समाधान के लिए काम करेंगे। ऐसे व्यवस्थाओं को हम लागू कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात है कि हम जब तक व्यवस्थाओं में संशोधन नहीं करेंगे तब तक हम लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम इधर दूसरी तरफ बात करें, देखिए यह टॉपिक है ना कचरा प्रबंधन का, आप इसे अच्छे से बनाइएगा। इस पर 2-3 रिपोर्ट आ चुके हैं जो हाल के दिनों में मैंने कवर किया था। अब है कि इसकी चुनौतियों से संबंधित कुछ बातें आई हैं, जिसमें भारत दुनिया कचरा पैदा करने सबसे बड़ा देश है, जहां हर साल करीब 30 करोड़ टन ठोस कचरा पैदा होता है। हम ई कचरे की बात नहीं की, ई कचरे पर मैंने कुछ दिन पहले आया था, उस पर भी न्यूज एनालिसिस करवाया था। याद रखिएगा जब ठोस कचरा की बात हो रही है तो ठोस कचरा में क्या क्या शामिल होता है, तो क्या क्या शामिल है। ठोस अपशिष्ट में हम जो अर्ध ठोस घरेलू अपशिष्ट जैसे सैनिटरी वेस्ट करते हैं, कमर्शियल वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट रहते हैं, खान पान बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर आवासीय वेस्ट हम करते हैं। सड़क की सफाई, सतही नाली, निकाली गई गाद, बागवानी वेस्ट, कृषि डेयरी वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर औपचारिक बायोमेडिकल अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सब शामिल होते हैं। तो समझ सकते हैं कितना हम लोग वेस्ट के नए नए स्वरूप को इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं
कि इससे क्या होता है, जल प्रवाहित होता है, वायु प्रवाहित होता है, भूतल प्रभावित होता है, जलवायु परिवर्तन के हालिया प्रभाव भी देखने को मिले। इसके कारण आप लोगों को मैंने ई वेस्ट के तौर पर मैंने बताया था उस दिन भी। तो ध्यान रखना है, इससे क्या होता है, विश्व बैंक का एक रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सबसे ज़्यादा कचरा उत्पन्न करता है। 75% देश में है कचरा खुले में डाल दिया जाता है। अभी हाल ही में दिल्ली का विवाद था डंपिंग यार्ड, याद है, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जाकर कुछ बदलाव करने की बात की थी पिछले चुनाव में। पर यह ध्यान रखना है कि जो बात कही जाती है वो कहीं धरातल पर नहीं उतर पाती है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहर काफ़ी बड़े पीछे छूट गए हैं। अब जैसे ही आप गाँवों से शहरों की आइएगा तो आपका स्वागत कौन करेगा पता है, ये कचरा का ढेर करेगा। आप महसूस करते होंगे जहाँ भी कचरा पड़ा रहता है उसका ढेर आपको स्वागत करेगा, बदबू नालियाँ करेगी, गंदी नालियाँ करेगी। तो हम अवशिष्ट प्रबंधन नहीं करते। एनजीटी ने हाल ही में बड़े बिहार के लिए, बंगाल के लिए, दिल्ली के लिए, आपको बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए, अभी महाराष्ट्र के एमसीडी के लिए आपको जुर्माना लगाया है। मैंने इस पर लगातार 23 और 24 में आपको आंकड़े दिए हैं, 23-24 में। तो आपको बताने ये एनजीटी द्वारा कितने इस पर जुर्माना है, 4500-3500 करोड़ के जुर्माने लगाए गए। तो यह लगातार आपको ध्यान रखना है, ये सब आंकड़े अपडेट होते हैं। अभी हाल एक आपको देखिए, आपका मेंस आंसर राइटिंग तभी मजबूत होगा ना जब आप स्टैटिक्स पार्ट के अतिरिक्त अपडेट डाटा देते, अपडेट जो है डाटा उपयोग करते। अगर अपडेट डाटा उपयोग नहीं करिएगा तो मेंस का जो स्टैटिक्स पास मजबूत नहीं होगा। और मेंस का केवल स्टैटिक्स पास आप लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केवल शब्दांश को आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको औसत नंबर मिलेंगे। आप इस चीज़ को मान के चलिए। अगर कुछ नए डाटा 23-24 का डाटा दे देते हैं तो और भी बेहतर आपके आंसर राइटिंग होंगे। अब ध्यान रखिएगा, हम जब इस प्रकार के करते हैं तो प्रतिवर्ष दुनिया में 201 करोड़ टन ज़्यादा ठोस कचरा पैदा हो रहा है। अनुमान है कि 2050 तक ठोस कचरे के कुल उत्पादन बढ़कर 340 करोड़ टन हो जाएगा। अब यह जो आंकड़ा है दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन गया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को उभार देगा, साथ साथ प्राकृतिक वास के समस्याओं को जन्म देगा। अब पर्यावरण विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ठोस कचरे का सही तरीके से निस्तारण नहीं हो तो एक नए विकसित उद्योग के जगह ले सकता है, रोजगार उपलब्ध कराने के बड़ा अवसर साबित हो सकता है। हम इसको क्या करें, निस्तारण के तकनीक को अगर डेवलप कर लें, क्योंकि 2009 के भारत में शहर प्रतिदिन 80,000 मीट्रिक टन कचरे का उत्पादन कर रहा था। अनुमान है 2047 तक भारत एक वर्ष में 26 करोड़ टन उत्पादन करे। देखिए सब आंकड़े हैं, जैसे ही भारत विकसित होगा, 47 तक हम विकसित होने का बात करते हैं तो कचरे का भी तो विकसीकरण होगा। जो मात्रा भी मान लीजिए आप 100 ग्राम निकाल रहे हैं घर से, वही कुछ दिनों के बाद आप हजार ग्राम निकालिएगा तो 1 केजी हो जाएगा। तो यह प्रति व्यक्ति के हिसाब से तो बढ़ेगा ना। तो आंकड़े आप निकाल सकते हैं कि 2047 तक 26 करोड़ टन अगर कचरा निकलेगा तो प्रति जनसंख्या से हम अनुमान लगाएं तो यह कितना मिलेगा। और 2047 तक भारत की आबादी कितनी होगी, मैंने हाल ही में लगता है कि मुझे लास्ट 2 वीक पहले इस पर जनसंख्या पर ही ना आंकड़े, परसों ही तो आंकड़े आए थे ना, सॉरी 2 वीक में बोल रहा हूँ, परसों ही आंकड़े आए थे, उस पर आंकड़े बताया था कि जनसंख्या कितना बढ़ जाएगा 2047 तक। तो यह प्रति व्यक्ति हम कितना उत्पादन करेंगे ये भी आंकड़े आप निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई संयुक्त क्षेत्रफल बराबर होगा यह कचरा जो आएगा 14,000 वर्ग मीटर के भराव क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जो कितने बड़े शहर हो, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों के बराबर होगी। तो हम कैसे निष्पादन कर पाएंगे, इसलिए अभी से उस पर काम करने की आवश्यकता, अभी से उसके निष्पादन की आवश्यकता होगी। अगर 2013 के स्वीडन कचरा फेंकने के औसतन $212 प्रति टन वसूला जाता था, जबकि इसकी तुलना में अमेरिका में 150 प्रति टन वसूला जाता है। भारत में शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग साफ सफाई के आधार पर दी जाती है। रैंकिंग कई वर्षों में इंदौर देश में साफ शहर बन गए। तो देखिए, केवल सरकारी स्तर पर भी सहयोग की आवश्यकता है, निजी सहयोग भी आवश्यकता है कि आपके यहाँ कचरा जब निकले तो कचरा वाला गाड़ी आए तो कचरा जाके डालिए, ऐसा नहीं कि बाहर जाके फेंक दीजिए। तो ये भी चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। अब पर्यावरण प्रदूषण, वेक्टर जनित बीमारियां, प्रकोप, हानिकारक ग्रीन गैसों का उत्सर्जन, भूजल प्रदूषण, परिवहन के दौरान ध्वनि, सूक्ष्म कचरा, ये सब चीज़ें होगी। अब बताइए पेपर कितना बेहतर आप लोगों को चीज़ें देता है और आप लोग बेवकूफ़ की तरह आप लोग क्या करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं।
अब कचरा, ठोस कचरा से क्या बढ़ेगा, क्या समस्या उत्पन्न हो जाएगा, शीर्षक बना बना के इसको अगर लिख लीजिएगा ना, इससे क्या समस्या उत्पन्न होगी, क्या क्या निपटान करने की विफलता के कारण हो रहा है, तो ये सब आंकड़े लिखिए। बढ़ती जैसे आबादी, शहरीकरण, बढ़ती प्रौद्योगिकी, ठोस अवशेष प्रबंधन कुछ कारण हो सकते हैं। ये सब आंकड़े आपको दिए गए हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि कचरे को रोकने के लिए 2016 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली लागू की गई। और आपको मज़े की बात है, यहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, 2017 में या 2016 में ही प्रश्न पूछा। अभी मैं दूंगा आप लोगों को, ईयर नहीं याद आ रहा है पर याद रखिएगा इसे। इसके केवल ऐसे कचरे के लिए किया जाएगा जिसका दोबारा उपयोग न किया जा सके, जैविक रूप से होने वाले योग्य, न ज्वलनशील हो, न रासायनिक प्रतिक्रिया करता, ये सब नियमावली में बताई गई। अब है ठोस प्रबंधन की चर्चा, इसलिए भी लगभग सभी देश बढ़ते कचरे का कुशलतापूर्वक निपटारण की कोई उचित व्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही, इसलिए हमें उचित व्यवस्था नहीं है तो हमको लागू करने को व्यवस्था को लागू करनी पड़ेगी, ताकि कूड़ा, वायु, मिट्टी, जल प्रदूषण को संभावित कारण को कम किया जा सके। अगर हम कचरे का पुनर्चक्रण की बात करें तो 56% कचरे पुनर्चक्रण करता है। इसके बाद ऑस्ट्रिया कितना करता है, इसलिए आपको जर्मनी सबसे अधिक कचरे का पुनर्चक्रण करता है, निस्तारण करता है। तो आपको देखिए डाटा मिल गया यहाँ से। अगर कचरा प्रबंधन की बात करें सबसे शीर्ष देश कौन है तो जर्मनी है। जर्मनी, उसके बाद कौन करता है, ऑस्ट्रिया करता है 53%, दक्षिण कोरिया 53%, वेल्स 52%, स्विट्जरलैंड 49% अपने कचरे का पुनः भी चक्रित करता था, उसे रिसाइकिल कर पाता है। तो याद रखिएगा इस मामले में स्वीडन, नॉर्वे, सिंगापुर अच्छा काम कर रहे हैं। भारत का पुनर्चक्रण धीरे धीरे एक उद्योग के रूप में ले रहा है। अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, यहाँ कुल कचरे का बड़ा भाग पुनर्चक्रित करने के लिए सेटअप लगाया गया। तो अनुमान क्या करता, भवन निर्माण क्षेत्र में भारी कचरा पैदा होते, पुराने भवन तोड़ने के बाद निकलने वाली सामग्री बड़ी समस्या उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, जब हम कॉन्सेप्ट लाते हैं तो दुनिया भर कचरे मुक्ति दिलाने के लिए मदद करता है। तो इस संदर्भ विशेषज्ञ 4R सिद्धांत लेता है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, कचरा प्रबंधन के लिए 4R कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको यही लिखना है। अब बताइए इससे बेहतर क्या कहीं किताब में मिलेगा, कोई कोचिंग संस्थान के उत्तर लेखन में मिलेगा। अब पेपर को पढ़िए, पेपर के थ्रू आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। बेसिक आपका क्लियर है तो पेपर से बेस्ट आपका रणनीति अपडेट कोई नहीं करा सकता, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। अब 4R देखिए क्या करता है। 4R करता है रीयूज़। पहला क्या करेगा, पहला R करेगा रीयूज़, एक R, 2R, 3R और एक 4R। तो 4R का मतलब है, ये पहला क्या है, रीयूज़ करना है, दूसरा करना है क्या है, हम ताकि प्लास्टिक का उपयोग ना करना। दूसरे R का अर्थ है रीड्यूस, यानी प्लास्टिक पदार्थों को कम से कम उपयोग करना। तीसरे का अर्थ है रीयूज़, यानी अर्थात उस नए के बजाय पुराने प्लास्टिकों को क्या करें, पहला रिफ्यूज़ है, मुझसे गलती हो गई, पहला रिफ्यूज़ है अर्थात प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग ना करना। जहाँ तक कोशिश हो हम उसे रिफ्यूज़ करें, अपने हैंडमेड थैले को लेकर जाए वहाँ पर। दूसरे R का मतलब रीड्यूस, अर्थात प्लास्टिक पदार्थों को कम से कम करने का उपयोग किया जाए। तीसरे का अर्थ है रीयूज़, अर्थात नए के बजाय पुराने प्लास्टिक का हम उपयोग करें, बार बार प्लास्टिक नहीं करें। लास्ट का रिसाइकिल, तो पुराने प्लास्टिक पदार्थों का पुनर्चक्रण दोबारा उपयोग हो सके, ऐसे प्रोडक्ट बनाने का काम करें। तो यह 4R कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना। अब देखिए भारत सरकार द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या क्या किया गया। ठोस प्रबंधन अधिनियम 2016 लाया गया, जिसमें बात की गई है अपशिष्ट पृथक्करण का, सैनिटरी का, पैकेजिंग का निपटान हेतु निर्माताओं की जिम्मेदारी देता है। बल्क जनरेटर की बात करता है, प्रसंस्करण उपयोगकर्ता को शुल्क में जोड़ देने की बात करता है। वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल लाया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, ऊर्जा उत्पन्न करने की सामग्रियों को पुनर्चक्रण करने के लिए, कचरे का उपचार करने के लिए, प्रौद्योगिकियों का पहचान करने के लिए विकसित तैनाती करना, अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करना। तो इसके लिए नगर पालिका, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, विद्युत और ऊष्मा के लिए क्या ऊष्मा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ये सब बातें की गई है। अब उसके अतिरिक्त देखिए क्या किया गया, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लाया गया। तो प्लास्टिक कचरे के उत्पादन के लिए कम से कम प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाने वाले, रोकने वाले अन्य उपाय स्रोतों के लिए भंडारण
भंडारण सुनिश्चित करने की बात की गई। फरवरी 2022 की बात करें तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 को अधिसूचित किया गया और इसके तहत क्या किया गया, और भी बेहतर प्रबंधन की बात की गई। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है, तो ये सब चीज़ों को जानकारी रखनी है। अब है प्रोजेक्ट रीप्लान। अब देखिए यही सब बातें आपको लिखनी है अपने उत्तर में। अब इसका उद्देश्य 20/80 अनुपात में कपास के रेशों के साथ पंचकृत और उपचारित प्लास्टिक अपशिष्ट का मिलान कर प्रोडक्ट को कैरी बैगों को बनाना। प्रोजेक्ट रीप्लान के तहत जिसमें हम बात कर रहे हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 आया, जिसमें बात की गई क्या कि नियम विभिन्न हितधारकों, निर्माताओं, आयातकों जैसे सभी लोगों के लिए क्या करना, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूक करना है, पर्यावरण प्रदूषित ना हो ऐसी व्यवस्था लगानी है। अब देखिए यूपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछा है कि नहीं। 2019 में प्रश्न पूछा, देखिए मुझे 17 याद आ रहा था, सॉरी इसके लिए। तो भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सीधा सा वहीं से लाइन उठा के दिया है। आपको केवल क्या करना है, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। जो भी टॉपिक करते हैं उसका PYQ आपको दोनों स्तर पर लगाना है, एक PT पर एक मेंस पर, प्रीलिम्स के स्तर पर, मेंस के स्तर पर। टैली कीजिए और सॉर्ट आउट कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन पढ़ जो भी मैं आपको कवर करा रहा हूँ क्या वो एग्ज़ाम ओरिएंट है या नहीं। अगर नहीं है तो मुझे मत फॉलो कीजिए। मैं सीधा सा एक लाइन में बोलता हूँ, मैं कटु शब्द का प्रयोग करता हूँ। अगर करते हैं तो ब्लाइंडली कीजिए। अगर टैली कर रहा है, PYQ के साथ टैली कर रहा है, वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, अगर टैली कर रहा है तो ज़रूर ब्लाइंडली आप मुझे फॉलो कीजिए और उसको क्या कीजिए, अपने अध्ययन सामग्री में शामिल कीजिए। आपका जो अभी ग्राफ चल रहा है ना, ऐसे ऐसे दिल धड़कने वाला, सीधा सा आपको जंप करेगा, दिल धड़केगा और आपके आंसर राइटिंग को और भी इम्प्रूव करा देगा। तो अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा हमें। अब देखिए प्रश्न क्या था, प्रश्न को भी लगे हाथ देख लीजिए। अपशिष्ट उत्पादक जो थे 2016 के नियम के तहत 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने के होंगे, ये बातें की गई थी। ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय, स्थानीय निकायों, नगरों, सभी औद्योगिक नगरों के लिए लागू था। केवल लगा दिए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखें, इन नियमों अपशिष्ट भराव स्थलों, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और विस्तृत मापदंड उपलब्ध करता है। और तीसरा क्या था, अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह आज्ञापरक होगा कि ये किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में ना ले जाया जाए। तो यह भी कहीं ना कहीं युक्तियुक्त रूप से सही नहीं लगता, तो इसका मतलब C सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको 16 का एक्ट बताया था, आ जाइए आप 16 का देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पैकेजिंग की निपटारण प्रसंस्करण की बात करता है। देखिए शब्द से ही प्रश्न आपको बनाए जाते हैं। आप अब कितने एक्टिव मोड के स्टूडेंट हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अपडेट डाटा के साथ रहिए, जो PYQ के साथ टैली कर रहा है उसके साथ रहिए और स्वयं के स्तर पर इसे रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए मेंस का क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2018 के प्रश्न में। देखिए पहले मेंस का क्वेश्चन पूछा है, 2016 का एक्ट आता है और 2018 का मेंस में क्वेश्चन आता है, फिर PT में प्रश्न आता है अगले वर्ष। तो आप इस चीज़ को मत सोचिए कि जो मेंस में आ रहे हैं प्रश्न वो PT में नहीं आएंगे, जो PT के प्रश्न आ रहे हैं वो मेंस में नहीं आएंगे। इसलिए आपको दोनों के स्तर पर तैयारी करनी हो। इसलिए मैं प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तर की तैयारी एक टॉपिक के साथ कराने का प्रयास करता। हालांकि वीडियो लंबा हो जाता है पर अंतिम तक बने रहिए, 1 घंटे का वीडियो देखिएगा, आपका और भी व्यापक तरीके से उत्थान होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मेंस का क्वेश्चन, निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके जा रहे ठोस कचरे के विशाल मात्रा में निस्तारण करने क्या क्या बाधाएं हैं, तो बाधाओं को बताना। देखिए मैंने आप लोग को यहाँ पर एनालिसिस में दिया हुआ है पेपर में। हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे हैं जहरीले अपशिष्टों सुरक्षित करने किस प्रकार हटा सकते हैं। तो चलिए आज का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन यही है। आप लोग सभी बच्चे आंसर राइटिंग करेंगे और युक्ति आईएएस का ऐप जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लीजिए। युक्ति आईएएस का ऐप लिंक आपको कमेंट सेक्शन और दिया रहता है, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। लिंक डाउनलोड करके आपको क्या करना है, या दिए गए नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा लिंक शेयर करने के लिए। आपको लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा और वहाँ पर एक कम्युनिकेशन ग्रुप बनाया गया, ये सभी के लिए फ्री होगा। जो भी बच्चे हैं ये फ्री होगा। जो डेली का एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज कराया था वो फ्री होता है, आप उसमें जाके भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा, ठीक है ना, निर्धारित 200 शब्दों में,
कितना शब्दों में? 200 शब्दों में उत्तर लिखना है। आप इस उत्तर का लिख कर टेलीग्राम चैनल पर या तो कहीं भी जहां आप उपयोग लगेगा आप भेज सकते हैं, या इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से आप कंफर्ट हो, आज का क्वेश्चन उत्तर लिख के भेज दीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है तो यहाँ पर भी आप भेज सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब ये दूसरा काम क्या करना है, देखिए 3 आपको आज मेंस का क्वेश्चन हो गया, गला बैठ गया है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना है। आर्थिक और सामाजिक अवसरों का द्वार है। यह लेख लिखा गया है किनके द्वारा? जो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार विवेक देवरा जी, उनके द्वारा। इस लेख को पढ़ना है और इसका की पॉइंट बनाकर शीर्षक के साथ की पॉइंट बनाकर और निष्कर्ष में आप क्या इसे समझ पा रहे हैं, इसको लिख कर इसका PDF बनाकर युक्ति या इसके ऐप पर या व्हाट्सएप नंबर पर कहीं भी आप भेज सकते हैं। ठीक है ना? इस व्हाट्सएप पर या तो फिर आपको क्या करना है, युक्ति या इसके ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ भेजिए कम्युनिकेशन ग्रुप में। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो रेटिंग ज़रूर दीजिएगा। रेटिंग नहीं देते हैं, कब सपोर्ट कीजिए तो और भी बेहतर चीज़ें उभर कर सामने। धन्यवाद। जय हिंद।